हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं जनरल साइंस को सेक्शन वाइज, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में अभी हमने बॉटनी सेक्शन लेना शुरू किया है, जिसकी आज लास्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हम अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें लाइट के प्रेजेंस में प्लांट, जनरल लैंग्वेज में कहें तो, अपना खाना पकाती है, ग्लूकोज बनाती है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अगर डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया? ग्लूकोज, और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है। Terrestrial plants take CO2 from atmosphere, whereas aquatic plants take carbon dioxide in water. Water enters through osmosis. Oxygen produces due to fertilization of water. अब इस चीज को हम ऐसे देखेंगे कि हमने रिएक्शन क्या देखा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 प्लस O2। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जब तक हम स्कूल में थे हम ये पढ़ते थे। बाद में जब हम थोड़े बड़े होने लगे तो क्या पढ़ने लगे कि फोटोलाइसिस होता है किसका? वाटर का। तो हमें ऑक्सीजन यहाँ दोनों में दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी और वाटर में भी। लेकिन ये जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? वाटर के टूटने से, है ना। वाटर का होगा रिडक्शन, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा और जो ऑक्सीजन बचेगा वही हमें यहाँ ऑक्सीजन के रूप में मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है। तो इससे मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है वो किससे मिलता है? वो पानी के फोटोलाइसिस से, पानी के टूटने से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है। चलिए, अगला हम अब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें तो पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो क्या समझनी होगी? एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले हम कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम पढ़ना हमने शुरू किया है तो इसके अंदर क्या क्या हम इस टॉपिक के अंदर हम क्या कवर कर सकते हैं, है ना। कि अगर आपको टॉपिक का ओवरव्यू दिमाग में है, एक मैप दिमाग में है, तो चीजों को याद करना एक सीक्वेंस में आसान हो जाता है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को जब हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि व्हाट डू वी नीड फॉर फोटोसिंथेसिस? वी नीड लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये देखें कि वेयर डज इट टेक प्लेस? वेयर, मैं यहाँ लिख रही हूँ वेयर, ये कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं? मैं इसको लिख देती हूँ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, PCR। ठीक है। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक। पिगमेंट्स को पढ़ेंगे हम, पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोइड्स, है ना। और ये कौन से विजिबल स्पेक्ट्रम को बिलोंग करते हैं? ठीक है। यहाँ तक देख लिया हमने कि फोटोसिंथेसिस अगर हम पढ़ने चल रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है। चलिए, तो हमने देखा, कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं कि जो मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल में वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। क्लोरोफिल का ग्रीन कलर क्यों होता है? जो प्लांट्स ग्रीन होती हैं वो क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के वजह से। ठीक है।
आगे क्या लिखा है, ये क्लोरोफिल आर फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ठीक है, अगर हमारी ये जनरल साइंस की क्लास ना होती और बॉटनी स्पेसिफिक क्लास होती तो उसमें हम ये देखते द विजिबल रेंज। अगर आप देखेंगे, चलिए इसको एक एक ग्राफ अगर हम बनाएं और यहाँ रख दें एब्जॉर्प्शन को और इधर रख दें कलर विजिबल रेंज को और यहाँ वेवलेंथ को रख दें और इसको जो हमारा नैनोमीटर जो हमारा वेवलेंथ है 700 400 से लेके 700 नैनोमीटर आंगस्ट्रॉन्ग में अगर लिखेंगे तो 4000 टू 7000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपना विजिबल स्पेक्ट्रम को देखेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन लिखती हूँ मैं यहाँ, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम पाएंगे कि दिस इज विब ग्योर, विब ग्योर कि ब्लू, वायलेट ब्लू कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा, इस ग्राफ को आप भी थोड़ा सा ठीक से एक बार देख लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, इसी को मैं थोड़ा सड़का के लिखती हूँ ताकि, ठीक है, और फिर रेड हो गया। हाँ, तो अगर आप देखेंगे कि 400 टू 700 नैनोमीटर के रेंज में विबग्योर आता है, तो जो हमारा क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन है, क्लोरोफिल पिगमेंट है हमारा, इसका एब्जॉर्प्शन अगर आप देखेंगे तो 400 से लेके विबग्योर वायलेट ब्लू और रेड पे इसका एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे कि हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि क्लोरोफिल आर फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को। सबसे ज्यादा काम किस रेंज में करते हैं, ब्लू और रेड वाले रेंज में। मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल, सबसे ज्यादा कलर एब्जॉर्प्शन किसका होता है, ब्लू और रेड का। मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल ए एंड बी होता है ना, मोस्ट कॉमन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट। एटम ऑफ मैग्नीशियम, इसको भी याद रखेंगे कि जो सेंटर है क्लोरोफिल का उसमें कौन सा एटम है, मैग्नीशियम का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्ब्स वायलेट ब्लू एंड रेड कलर्स ऑफ लाइट, वो जो हमने स्पेक्ट्रम देखा ग्राफ का, तो ग्राफ में हमने देखा कि वायलेट ब्लू और रेड पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, ग्रीन पे बिल्कुल सोया हुआ था, है ना। ये देखिए ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन सबसे कम हो जाएगी, दिस इज ग्रीन। ठीक है, और क्या है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम देखेंगे, उसके स्टेजेस को। तो हमने देखा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, कौन कौन सा, लाइट और डार्क। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं कि लाइट डिपेंडेंट स्टेज of photosynthesis where light energy is captured by chlorophyll and converted into chemical energy in the form of ATP और NADPH। अब ये क्या है, NADPH और ATP is the form of energy, adenosine triphosphate, है ना। फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और NADPH जो है ये एक तरह का शुगर है, इस शुगर से क्या मिलता है हमें, इस शुगर से भी हमें ATP मिलता है ना। अगर हम इसको, क्योंकि हम इस कंसाइज्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो NADPH से भी हमें क्या मिलता है, ATP ही मिलता है। इसी को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके होने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ये कहाँ होता है, थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपको क्लोरोप्लास्ट याद है क्या है, मैंने जब साइटोलॉजी जब मैं पढ़ा रही थी पिछले सेशंस में, तो हमने एक एक ऑर्गेनेली को स्पेसिफिकली पढ़ा था। तो हमने क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा था स्ट्रोमा को, ग्रेना, स्ट्रोमा, ग्रेना, ग्रेना में देखा था हमने, एक बार देख लेते हैं रफ डायग्राम बना के कैसा, कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, ठीक है, तो ये ऐसे गठरी जैसी बनी होती है, गठरी, ये पूरी गठरी कहलाएगी ग्रेना, ओके। और ये
जो एक बोरी है ये कहलाएगी ये इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड, जिसके अंदर हो रहा है हमारा क्या, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और ठीक वहीं पे ये जो मैंने पिंक पिंक मार्क किया, ये पूरा जो इसका लिक्विड है ये क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड ग्रेना के अंदर है, इसी में क्या होगा, लाइट रिएक्शन। अब आगे हम आगे ये पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, यहाँ लिखा है अकर्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है। ये देखिए, ये जो एक गठरी जैसी दिख रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक थाइलाकॉइड है, और इस पूरे स्ट्रक्चर गठरी के जो बंडल है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो थाइलाकॉइड समझ में आ गया, लाइट रिएक्शन समझ में आ गया। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्या है कि क्लोरोफिल हमने पहले ही देख लिया क्या करता है, सब इस क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट एब्जॉर्ब करना। इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरोफिल गेन एनर्जी एंड लीव द मॉलिक्यूल। फोटो एक्टिवेशन कहते हैं, कभी नहीं पूछता है एग्जाम में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट इंड्यूस्ड स्प्लिटिंग, जो मैंने आपको पहले ही समझाया क्या होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब लाइट के प्रेजेंस में पानी का टूटना। उस पानी के टूटने से क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, जो हमें एज अ प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन के निकलेगा। ठीक है, चलिए तो लाइट रिएक्शन के बुलेट पॉइंट्स को देख लेते हैं, है ना। अब हम फोटो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, है ना। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उन सबको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत डिटेल्ड हो जाएगा अगर उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे हमने हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये सब बहुत डिटेल हो जाएगा। तो हम लाइट रिएक्शन के बुलेट पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या क्या होता है। लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, क्या होता है, पानी टूट रहा है लाइट के प्रेजेंस में, और ये हमें O2 मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। इसका समझना बहुत जरूरी है कि लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है, ATP और NADPH। ठीक है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो छूट गया है लिखना, इसको मैं लिख दे रही हूँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। अब हमने लाइट रिएक्शन के साथ एक और नाम पढ़ा, डार्क रिएक्शन। तो अब डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि पूरा अंधेरा में होता है, उसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ कि वो अंधेरे में होता है, उसमें भी थोड़ी बहुत लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में बने हुए इस प्रोडक्ट ATP और NADPH पे डिपेंडेंट है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन। ये जो ATP जो एनर्जी का सोर्स बना है, इस पे डिपेंडेंट कौन होता है, डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डार्क केमिकल रिएक्शन। कहाँ होता है ये, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा मैंने आपको दिखाया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ग्रेना है और स्ट्रोमा है। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसी को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP एंड NADPH ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो हमने ATP और NADH बनाया था, उससे उसी पे डिपेंडेंट क्या होता है, ये डार्क रिएक्शन जो कहाँ हो रहा होता है, ग्रेना में। एक बार हम फिर से क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को देखें, तो यहाँ लाइट रिएक्शन हुआ, इस लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में क्या मिला हमें, ATP प्लस NADPH, और इस NADPH को यूज करके यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या होगा, कलर चेंज करते हैं, यहाँ क्या होगा, डार्क रिएक्शन। ओके, ठीक है, चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं C3 और C4 प्लांट्स में। C3 और
C4 प्लांट्स में। C3 को ही क्या कहते हैं, केल्विन, जिनमें भी केल्विन साइकिल चलेगा, C3 साइकिल, वो सारे, और मैं आपको बता दूं जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में चलेगा C3 साइकिल, ठीक है। और C4 कुछ प्लांट्स में चलेगा, जैसे मेज। C3 ये नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 3 कार्बन PGA। और C4 क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड C4। C2 भी होता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड इसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं डिफरेंस को। C3 प्लांट्स में क्या 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 हमें समझना है ये देख लेते हैं। ज्यादा हमें कुछ समझना नहीं है, 3-4 पॉइंट्स हमें इससे सीखना है। जैसे कि CO2 एक्सेप्टर क्या है, RUBP का नाम याद रखेंगे। CO2 फिक्सेशन कहाँ होगा, मेसोफिल सेल्स में। और CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ। C4 में क्या होगा, बंडल शीथ में होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट इसका 4 कार्बन का होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट। ऑप्टिमम टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। लेस एफिशिएंट ड्यू टू हायर फोटो रेस्पिरेशन, मोर एफिशिएंट ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। 18 ATP यूज टू सिंथेसाइज वन ग्लूकोज, और क्या है, कंज्यूम्स 30 ATPs टू प्रोड्यूस वन ग्लूकोज। चलिए अब हम चलते हैं, ओके ओके ओके। तो हमने फोटोसिंथेसिस को कैसे कंक्लूड किया, एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर हम लिखते हैं तो हमें इसमें जानने की ज़रूरत क्या क्या होती है। हम अपने ओवरव्यू पे चलते हैं, वहां से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये देखिए, एक बार हम इस डायग्राम को भी देख लेते हैं ईज ऑफ स्टडी के लिए। क्लोरोप्लास्ट को इसमें दिखाया गया है, केमिकल एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे बना है शुगर। शुगर ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट के रिएक्शन में क्या बन जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये बहुत ही सिंपल चीज है जिसको हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अगर डिटेल पार्ट को हम देखें तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या लग रहा है, लाइट लग रहा है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जो H2O है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, वो ऑक्सीजन को। फिर हमने पढ़ा फोटोकेमिकल रिएक्शंस के टाइप जो क्या थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हमने देखा कि थाइलाकॉइड में हो रहा था, ग्रेना के, थाइलाकॉइड ऑफ ग्रेना। और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा था, स्ट्रोमा में, ठीक है। फिर हमने पिगमेंट्स को देखा कि पिगमेंट में क्लोरोफिल ए जो था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट था। कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहा था, ब्लू और रेड को, ठीक है, वायलेट ब्लू रेड, ठीक है। जो विजिबल स्पेक्ट्रम के एब्जॉर्प्शन के साथ हमने उसका ग्राफ भी देखा। हमने देखा C3 और C4 साइकिल है ना, जिसका एंड प्रोडक्ट कार्बन, 3 कार्बन PGA बन रहा है, तो वो C3 प्लांट्स। दुनिया के जितने प्लांट्स हैं सब में C3 साइकिल तो चल ही रही है, और कुछ प्लांट्स हैं जिसमें C4 साइकिल भी चल रही है, जिसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। किस तरह के हैं ये, जिससे मेज हो गए आपके, जो हमने एग्जांपल्स पढ़ा था। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस था। अब हम चलते हैं कहाँ, रेस्पिरेशन की ओर, ठीक है। रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में हम जो पढ़ेंगे वो होगा, एक तो ये समझना पड़ेगा हमें कि रेस्पिरेशन इज ऑलमोस्ट द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे एरोबिक, पहले तो टाइप्स पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें
मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें समझना यही दोनों है, इन्हीं के एंड प्रोडक्ट्स को हमें समझना है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, इसको समझने के दौरान हम क्या समझेंगे, ग्लाइकोलाइसिस को, 4 स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, 4 स्टेप प्रोसेस को हम समझेंगे, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो बैक्टीरिया में भी हो रहा होगा। चलिए तो हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन चीज क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, हमने वहां क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया था सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस में क्या मिला था हमें, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो अब अगला हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। जो मैंने आपको बोला कि रेस्पिरेशन जो क्या है 4 स्टेप प्रोसेस, 4 स्टेप में क्या क्या है, ग्लाइकोलाइसिस जिसमें हम ग्लूकोज से बनाएंगे पायरुविक एसिड। ठीक है, फिर उस पायरुविक एसिड को हम ले जाएंगे लिंक रिएक्शन में, जो कि यहाँ एक मिसिंग है इस फोटो में, लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम बनाने, उससे पहुंचेंगे हम क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से हम कहाँ पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 36 एटीपी बनाएंगे टोटल, बनता एक्चुअली 38 एटीपी है मैक्सिमम। ठीक है, बैक्टीरिया में 36 एटीपी बनता है, यूकैरियोट्स में आइए देखते हैं। अब देखते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस, जो पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सब में हो ही रहा है। ठीक है, जब ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट आ जाएगा ये तब उसके बाद डिपेंड होगा कि अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से हम शुरू करते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बाइफॉस्फेट, ग्लाइस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पीईपी। चलो, अब इतना कुछ हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, कम से कम जनरल स्टडीज के पेपर में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें क्या जानना पड़ेगा कि जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ेगा किसमें, पायरुविक एसिड में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है पायरुविक एसिड में, और इसके बाद होगा आगे का स्टेप जो क्या होगा, लिंक रिएक्शन। ठीक, चलिए लिंक रिएक्शन से सीधे आगे ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये सेकंड हो गया लिंक रिएक्शन। मैं इसको आपको बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि इससे आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ये प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही डिटेल्ड पार्ट है जिसका रिलेवेंस नहीं है जनरल साइंस के पेपर में, है ना। वो आपसे इतने टफ क्वेश्चंस इतने डीप में जाके नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे, बहुत तो बहुत कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूट रहा है पायरुविक एसिड में। ठीक, अब आपको ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम ये जान लेंगे ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, 6 कार्बन का ये शुगर होता है। फिर वो आएगा क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, यही एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ आएगा, क्रेब साइकिल में, यहाँ भी कुछ एटीपी बनेंगे। ओके, और फिर हमारा फोर्थ स्टेप होगा, जो लास्ट स्टेप होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, कि इन दिस फेज द लार्ज अमाउंट्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH। अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्रिएट्स टोटल ऑफ 34 एटीपी। 34 एटीपी यहाँ लिखा है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स का अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट, anaerobic respiration, a type of cellular respiration that occurs without the presence of oxygen। हमने aerobic में क्या पढ़ा, presence of oxygen, तो anaerobic नाम है तो क्या है, absence of oxygen। ऑक्सीजन की जगह ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या यूज कर लेते हैं,
sulfate, nitrate, even organic compounds. This process is less efficient than aerobic respiration in terms of energy production, but allows organism to survive in the oxygen deprived environment. अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से? एक तो इथेनॉल वाला और दूसरा लैक्टिक एसिड वाला। अब हमारे कभी कभी मसल पुल हो जाता है, वहां क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, एनएरोबिक रिएक्शन होता है, लैक्टिक एसिड अंदर फॉर्म हो जाता है। उससे क्या होगा, हमारी जो टिटेनी कभी कभी होता है, जो हाथ में दर्द या कहीं दर्द, किसी मसल में दर्द हो जाता है, वो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। विगरस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमें एडिक्वेट नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन एडिक्वेट ना मिलने की वजह से क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। रिजल्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। जहीं एसिड बनेगा तो अच्छा क्या होगा, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। ईस्ट में जो फर्मेंटेशन हो रही है, जो वहां इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल भी क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज किस में टूट रहा है, इथेनॉल और CO2 और एनर्जी में। ओके, अब डिफरेंस देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मैंने क्या बोला आपको कि ग्लाइकोलाइसिस तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सब में हो रहा है। ओके, अब देखते हैं, ग्लूकोज टूट रहा है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बन गया, ग्लूकोज पायरुवेट बन गया आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक रिएक्शन कहाँ हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, इनर मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में और इनर मेम्ब्रेन में कंबाइंड। ये आपसे नहीं पूछेगा अलग अलग कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, एसिटाइल लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है और क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रही, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ओके। अब अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो फर्मेंटेशन होगा, जिसको दो तरह का होगा, कौन कौन सा, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का देखा हमने, जो ईस्ट में देखा इथेनॉल। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे स्टेप कैसे होगा, पायरुवेट जाएगा क्रेब साइकिल के अंदर, क्रेब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगा, फिर हमें ये 36 ATP लाके देगा। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कवर किया बहुत ही शॉर्ट में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जितने क्वेश्चंस होंगे इस सेशन के बाद सॉल्व हो जाएंगे। जनरल पेपर में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को लेके इतना ही क्वेश्चन आता है। कोई वो आपको क्रेब्स साइकिल को या लिंक रिएक्शन को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वो डिटेल में नहीं पूछते हैं। उनका जो पर्पस होता है मेन, कि आपके पास बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की वो है या नहीं। ठीक है, विद दिस हमने अपने बॉटनी को कंक्लूड किया है। अब नेक्स्ट सेशन हमारा एनिमल को लेके होगा, जो हम जूलॉजी को पढ़ेंगे। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, अगले सेशन को जरूर देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी एनिमल टेक्सोनॉमी से लेके फिजियोलॉजी तक हम पढ़ेंगे एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी तक कवर करेंगे। तो सेशन में बने रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद को हेल्दी रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।